Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 25th September 2023. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. First article is a quote. The opposite of poverty is not wealth but justice. This topic is important from our syllabus. Paper 1 essay perspective, also helpful for GS paper 4 ethics and integrity paper. तो जैसा कि आप सब जानते हैं, मंडे को हम लोग एक कोट लेते हैं फ्रॉम इंडियन एक्सप्रेस एंड दिस कोट इज यूजफुल फॉर एसे राइटिंग इन यूपीएससी एज वेल एज एपीएससी एग्जाम. तो ये कोट ऐसा कुछ रीड करता है, अपोजिट ऑफ पॉवर्टी इज नॉट वेल्थ बट जस्टिस. और हर बार जब मैं कोई कोट लेता हूं तो आपको मैं सजेस्ट करता हूं कि आप वीडियो को यहीं पॉज कीजिए और फिर खुद सोचिए कि इस कोट का क्या क्या मतलब हो सकता है. डू सम योर ओन ब्रेन स्टॉर्मिंग एंड देन कम बैक एंड सी कि आपने जो सोचा है इस पे क्या क्या बातें आप लिखते अगर ये सवाल आपके सामने आता एग्जाम में एस्से के फॉर्म में. तो आप क्या लिखते हैं और यहाँ जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ उसमें कैसी कैसी बातें हैं, दोनों में कुछ कॉन्ग्रुएंस है या नहीं, क्या कुछ आप नया डायनेमिक्स लेकर के आप आ रहे हैं, ये सब चीजें आप कीजिए. तो हर मंडे अगर आप ये प्रैक्टिस करेंगे देन योर एस्से राइटिंग विल डेफिनेटली इम्प्रूव. चलिए अब मैं डिस्कशन करता हूँ. तो यहाँ पे बेसिकली पहले पॉवर्टी को थोड़ा डिस्क्राइब कर देते हैं. पॉवर्टी इज डिनायल ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ बेसिक रिसोर्सेज नीडेड फॉर डिग्निफाइड लाइफ. पॉवर्टी एक विशियस साइकिल क्रिएट करता है. पुअर हाउस होल्ड में खाना पीना ठीक से नहीं होगा, बच्चों के लिए कपड़े, पानी साफ नहीं होगा, स्कूल एजुकेशन ठीक से नहीं होगी, तो नेचुरली डिजीज होगा, इन्फेक्शन होगा, एजुकेशन जो है वो पुअर या सब स्टैंडर्ड रहेगा. ऑल सच फेनोमेना विल लीड टू लो प्रोडक्टिविटी ऑफ चिल्ड्रन. लो प्रोडक्टिविटी विल लीड टू लो इनकम और नो इनकम एट ऑल. लो इनकम या नो इनकम के कारण होगा क्या, देयर विल बी अ कॉम्प्रोमाइज ऑन सेल्फ स्टीम ऑफ पीपल कमिंग फ्रॉम पुअर बैकग्राउंड. तो लो सेल्फ स्टीम, सेल्फ रेस्पेक्ट की कमी होगी. And then, because of lack of education, there will be a problem of high childbirth, sick elderly population, more dependent population, and this phenomena will lead to more poor households. So this is a vicious cycle, एक negative खतरनाक cycle that does not allow a poor household to break out of poverty cycle. तो इस कारण से हम कह सकते हैं कि पोवर्टी एक ऐसा साइकिल है जिससे ब्रेकआउट कर पाना काफी डिफिकल्ट होता है फॉर एन इंडिविजुअल. एंड अ पर्सन हु इज born into a poor family has no role to play in that. It is just a circumstances in which a person is imposed. So poverty can be something people are born in with no role of their own to play in these circumstances. गरीबी में ज्यादातर लोग, it's a matter of destiny for maximum number of poor people, not a matter of choice. So it can also be more likely for people belonging to certain caste. तो आप नॉर्मली देखेंगे कि पर्टिकुलर कास्ट कम्युनिटी के लोगों में पॉवर्टी के इंसिडेंसेस ज्यादा है. तो ये सारी चीजें बताती हैं कि पॉवर्टी, एक तो पॉवर्टी से ब्रेकआउट कर पाना कठिन है बिकॉज ऑफ द विशियस साइकिल, एंड पॉवर्टी इज जस्ट circumstantial thing. It's not in any individual's hand to choice or make choice about it. तो इस कारण से for society it becomes a kind of moral obligation to help the poor people to have an opportunity in their life to break out of poverty. At least everyone should be given that opportunity. Whether they use that opportunity or not is a separate matter. लेकिन सब लोगों को एक बार मौका तो जरूर मिलना चाहिए कि वो अपने गरीबी के जीवन से ब्रेकआउट करके बाहर निकल पाए. सो दैट इज हाउ एड्रेसिंग पॉवर्टी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट फॉर एनी सिविलाइज सोसाइटी. गरीबी कैसे कम की जाए, क्योंकि अगर गरीबी के लिए या गरीबों के लिए अगर हम कोई ऑप्शन या उनको उनके लाइफ में कोई पाथ उनको नहीं देते हैं, अपॉर्चुनिटीज अगर नहीं देते हैं, सो दैट वुड लीड टू establishment of an unjust society which will lead to more chaos and conflict. तो यही है इस कोट का एसेंस कि पॉवर्टी को कैसे एड्रेस किया जाए. तो अब उसको एड्रेस करने से क्या मिलेगा या कैसे करना है उसको लेकर के अगला एस्पेक्ट होगा डिस्कशन का. तो एक पार्ट तो हो गई, वी टॉक्ड अबाउट पॉवर्टी, कि हाउ पॉवर्टी इज एन इंसिडेंटल एंटिटी फॉर एन इंडिविजुअल, इट्स नॉट मैटर ऑफ चॉइस.
अब पॉवर्टी को कैसे खत्म किया जाए, कम किया जाए, इसको लेकर के अलग अलग सरकारों का अलग अलग ओपिनियन है, अलग अलग अप्रोच है। उसको लेकर के अलग अलग फिलोसोफर्स रहे हैं जिन्होंने अलग अलग ओपिनियन दिया है। सो अगर आप देखें तो ओवरऑल पॉवर्टी को एड्रेस करने के लिए तीन मेन अप्रोच हैं: वेलफेयर अप्रोच, कैपेसिटी बिल्डिंग अप्रोच एंड जस्टिस अप्रोच। यही तीन अप्रोच को आपको इसको बिल्ड करना था इन दिस पर्टिकुलर कोट। अब आप अगर ये कोट देखें जो हम डिस्कस कर रहे हैं कि अपोजिट ऑफ पॉवर्टी इज नॉट वेल्थ बट जस्टिस, इसका क्या मतलब है? पॉवर्टी को कम करने के लिए आपको सिर्फ लोगों को थोड़े बहुत वेल्थ सपोर्ट नहीं देने होंगे। यू विल हैव टू क्रिएट एन इंटायर सोसाइटी ऑन जस्ट एंड फेयर ग्राउंड, ताकि सब लोगों को बराबरी मौका मिले। पॉवर्टी कम करने का मतलब ये नहीं है कि अमीरों से थोड़ा टैक्स लिया और गरीबों के लिए बेसिक घर दे दिया, उनको थोड़ी बहुत छोटी मोटी नौकरी दे दी, छोटा मोटा उनका स्किल डेवलपमेंट कर दिया। नो, दैट इज नॉट opposite of poverty. That would be तो a method to cover up poverty. अमीर लोग टैक्स देते हैं, इस कोट का हम लोग मतलब निकाल रहे हैं कि अमीर लोग टैक्स देते हैं ताकि गरीबों के लिए थोड़ा बहुत वेलफेयर किया जा सके, जिससे गरीब जो है वो रिवोल्ट ना करे, समाज में जो इनइक्वालिटी है वो बनी रहे। दैट इज वन आइडिया दैट इज कमिंग आउट फ्रॉम दिस कोट। तो पॉवर्टी को अगर खत्म करना है, अपोजिट ऑफ पॉवर्टी इज नॉट redistribution of wealth a little bit so that poor people and their frustration remains limited, subdued. पॉवर्टी को अगर आपको खत्म करना है तो आपको समाज को जस्ट और फेयर ग्राउंड्स पे स्टैब्लिश करना होगा जहां सब लोगों को बराबरी के मौके मिले। तब जाकर के पॉवर्टी को आप ट्रू सेंस में एड्रेस कर पाएंगे। सो पॉवर्टी का अपोजिट वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन ना होकर के जस्टिस है। ऐसा एग्जैक्टली इसी आइडिया पे कोट आया था इस बार के यूपीएससी मेंस में, अभी जो हुआ है, मुझे लगता है एक सप्ताह 10 दिन पहले। एक टॉपिक इस तरीके का था: अ सोसाइटी दैट हैज मोर जस्टिस इज अ सोसाइटी दैट नीड्स लेस चैरिटी। जिस समाज में फेयरनेस है, जस्टिस का मतलब क्या है? फेयरनेस। जिस समाज में फेयरनेस है, जस्ट मीन्स टू एक्ट इन अ फेयर मैनर, उस समाज में लोग एक दूसरे की अपॉर्चुनिटीज छीनते नहीं हैं, और उस समाज में हर इंसान मोर और लेस अपने लिए कुछ अटेन कर पाता है, और उस समाज में फिर बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी नहीं होती है, बहुत ज़्यादा गरीब लोग नहीं होते, डेस्टिट्यूट नहीं होते, उस समाज में बहुत ज़्यादा चैरिटी की ज़रूरत नहीं होती है। तो जिस समाज में आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी है, अमीर लोग बहुत ज़्यादा चैरिटी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप समझ लीजिए कि चैरिटी इज नॉट a symbol of justice, rather it is a symbol of injustice, कि पहले तो लूटो इनडायरेक्ट तरीके से और फिर सामने से उनकी थोड़ी बहुत मदद कर दो, जस्ट टू कीप देयर फ्रस्ट्रेशन अंडर चेक और सबड्यूड। तो वापस से मुद्दे पे आते हैं कि गरीबी क्या है। पहले हमने वो देखा, गरीबी जो है वो एक विशियस साइकिल भी है, वो भी हमने देखा। और कोई इंसान गरीबी में अगर पैदा होता है तो इट्स नॉट हिज चॉइस और हर चॉइस, इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ चांस, एंड दैट इज व्हाई एड्रेसिंग पॉवर्टी should be one of the most important aspect for any society if it has to consider itself as just and fair। तो पॉवर्टी को कैसे कम किया जाए, इसको लेकर के अलग अलग अप्रोच है। तो एक सबसे जो कॉमनली प्रैक्टिस्ड अप्रोच या अंडरस्टैंडिंग है वो है वेलफेयर अप्रोच, कि टैक्स द रिच एंड देन रन वेलफेयर स्कीम फॉर द पुअर। बट ये जो अप्रोच है इसको काफी हद तक क्रिटिसाइज किया जाता है, शॉर्ट टर्म अप्रोच। इसमें सिर्फ गरीबों की इमीडिएट नीड्स पूरी होती हैं, जैसे कि एमजी नरेगा स्कीम है जिसमें 100 दिन का रोजगार दिया जाता है गरीबों को। इवन इफ दे आर अनस्किल्ड, दे डू नॉट आर दे आर नॉट कैपेबल ऑफ क्रिएटिंग ड्यूरेबल एसेट्स, फिर भी 100 दिन का रोजगार दे दिया गया मिनिमम वेजेस पे, समवेयर क्लोज टू 400 रुपए पर डे। तो लगभग हर गरीब इंसान को 40,000 रुपए साल का कमाने का गारंटी हो गया। प्रधानमंत्री आवास योजना में गरीबों का एक बेसिक घर बना करके दिया जाता है। बट ऑल सच स्कीम्स run in the name of welfare of the poor helps merely in survival of the poor, बस उनको जिंदा रखने में मदद करता है। इट डज नॉट ब्रिज इनइक्वालिटी, रादर इट ग्लोरीफाइज इनइक्वालिटी। कैसे ग्लोरीफाई करता है इनइक्वालिटी? कि भाई गरीब लोगों को लगता है कि अमीरों ने टैक्स दिया है, दैट इज व्हाई दे आर एबल टू हैव दिस बेसिक वेलफेयर फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड। तो इनइक्वालिटी समहाउ गेट्स इनडायरेक्टली ग्लोरीफाइड इन सच मेथड और सच मैकेनिज्म। Poor will get some monetary wealth but not opportunity to make difference in their life, means no justice। तो ये वाला जो welfare approach है, that will lead to some wealth distribution but it will not ensure justice for poor। So this welfare can be considered as charity। वही बात आपको यहाँ लिखनी थी कि जिस समाज में बहुत ज्यादा वेलफेयर हो, समझिए कि वहां पे चैरिटी तो हो रहा है लेकिन जस्टिस नहीं है।
तो बहुत ज्यादा वेलफेयर अप्रोच इज नॉट जस्टिस। वेलफेयरिज्म से गरीबों को बस जिंदा रखा जा सकता है, बट if we have to do justice with them, then we need to give them enough opportunity so that they can do something meaningful in their life. इसी कॉन्टेक्स्ट में आप ये कोट लिख सकते हैं कि गिव अ मैन अ फिश एंड यू फीड हिम फॉर अ डे। तो आप गरीबों को बेसिक किसी वेलफेयर स्कीम के अंदर कुछ कुछ बेसिक आप चीजें अवेलेबल करा रहे हैं, घर बना करके दे रहे हैं प्रधानमंत्री आवास योजना में या अरुणोदय स्कीम में, अगर बेसिक 1,000-1,200 रुपए हम दे रहे हैं, सो दैट विल हेल्प देम इन देयर सर्वाइवल। Just like you give a fish to a man and you feed him for a day, but teach a man to catch a fish and you feed him for lifetime. तो स्किल डेवलपमेंट कीजिए, कैपेसिटी डेवलपमेंट कीजिए, ताकि वो सस्टेनेबल तरीके से अपने लिए कुछ कर पाए जीवन में। अदरवाइज दे विल ऑलवेज रिमेन डिपेंडेंट एंड दे वोंट बी हैव इनफ अपॉर्चुनिटी टू मेक समथिंग फॉर देयर ओन, एंड दैट इज हाउ some wealth distribution will be there, but that won't be a just society. तो देखिए, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना में इवन इफ गवर्नमेंट मेक्स होम फॉर पुअर विदाउट सस्टेनेबल मीन ऑफ लाइवलीहुड, इनके लिए घर तो बना दिया लेकिन इनको स्किल नहीं दिया ताकि इनके लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो पाए, तो क्या होगा? ये लोग घर को रेंट पे दे देंगे और वापस से जाकर के झुग्गी झोपड़ी में रहने लगेंगे। ऐसा ही कुछ दिखाया था इस मूवी नायक में, कि अगर गरीबों के लिए सिर्फ आप घर बना करके दे देंगे और उनको आप एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, स्किल डेवलपमेंट नहीं देंगे, सो दे विल अगेन गो बैक टू देयर स्लम्स एंड दे विल रेंट दिस प्लेस टू समबडी एल्स हु कैन पे सम रेंट टू देम सो दैट दीज पुअर पीपल कैन सर्वाइव। तो पॉइंट इज कि वेलफेयर अप्रोच is not opposite of poverty. Welfare approach does not take us to the idea of justice. It helps in to some extent redistribution of wealth, but not justice. तो उसका अगला बेहतर उससे अप्रोच है कैपेसिटी बिल्डिंग का, जहां पे गरीबों का ट्रेनिंग किया जाए, स्किल डेवलपमेंट किया जाए, सर्टिफिकेशन कोर्सेज चलाए जाए, जैसे कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, आईटीआई चलाए जाते हैं, जहाँ पे अलग अलग ट्रेनिंग दी जाती है इलेक्ट्रीशियन की, फिटर की, ताकि इनको अलग अलग जॉब्स मिल पाए जहां से वो अपने लिए कुछ फिर क्रिएट कर पाए और खुद कोशिश करें, एटलीस्ट दे शुड गेट एन अपॉर्चुनिटी टू ब्रेक आउट ऑफ दैट पॉवर्टी वीसीएस साइकिल। गवर्नमेंट स्कूल को बेहतर बनाया जाए, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स को, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को बेहतर बनाया जाए, ताकि वहां पे गरीब लोगों को बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य का सर्विस मिल पाए। तो ये एक आइडिया है विच इज मोर इंक्लूसिव वन एंड इट इज मोर क्लोज टू द आइडिया ऑफ जस्टिस आज कंपेयर टू वेलफेयर अप्रोच। कैपेसिटी बिल्डिंग जो है वो वेलफेयर अप्रोच से ज्यादा करीब है एज फार एज जस्टिस इज कंसर्न। लेकिन फिर इसके भी कुछ क्रिटिक्स हैं, वो कहते हैं कि देखिए, सिर्फ इकोनॉमिक मामले में जस्टिस देने से कंप्लीट सेंस में जस्टिस नहीं मिल सकता। दिस मेथड स्टिल लैक्स जस्टिस, क्योंकि आप देखिए, इकोनॉमिक मामले में आपने जस्टिस दिला दिया। स्टार्टअप इंडिया हमने कैंपेन चलाया था, स्टार्टअप इंडिया में नए नए जो बिजनेसेस हैं उनको हम लोग प्रमोट कर रहे हैं, दैट इज स्टार्टअप इंडिया कैंपेन। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इट वाज रियलाइज्ड कि इवन व्हेन स्टार्टअप इंडिया कैंपेन इज देयर, SC, ST and women entrepreneur are not able to make benefit out of this startup India campaign. Reason being कि businesses जो हैं they have a very set pattern of running themselves. They trust only those businesses who have been there in business for long period of time, or they trust a person who has a business background. तो जैसे किसी, मान लीजिए कि गुजराती परिवार का यंगस्टर है, वो कोई अपना नया बिजनेस भी करता है तो बाकी बिजनेसेस उसको सपोर्ट करते हैं, वो कोई प्रोडक्ट सप्लाई करता है तो लोग उसको खरीदते हैं। इट्स अ काइंड ऑफ आइडिया दैट हैज बीन सीन। तो दैट इज व्हाई इवन व्हेन स्टार्टअप इंडिया कैंपेन वाज क्रिएटेड, इट कुड नॉट बेनिफिट पीपल फ्रॉम डिफरेंट स्ट्राटा। तो सिर्फ इकोनॉमिक बेनिफिट्स ला देने से, कैपेसिटी बिल्डिंग पे काम करने से, वो आर नॉट गोइंग टू इंश्योर जस्टिस इन सोसाइटी। और इसी कारण से फिर स्टार्टअप इंडिया के बाद अलग से कैंपेन चलाया गया, स्टैंड अप इंडिया कैंपेन, स्पेशली फॉर SC, ST एंड विमेन एंटरप्रेन्योर। सिमिलरली अगर हमने ट्रेनिंग दे दी यूथ को, येट देर आर सम डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट लाइन, कम्युनल लाइन, तो ओनली कैपेसिटी बिल्डिंग इज ऑल्सो नॉट गोइंग टू इंश्योर जस्टिस इन सोसाइटी। Apart from capacity building, one has to take justice approach also, where the system created by the government institutions or in general the social institutions should be accessible to all. Rather, it should be accessible in an easier manner for the disadvantaged.
यहां पे कॉन्सेप्ट आएगा अमर्त्य सेन का नीति और न्याय का। अमर्त्य सेन कहते हैं कि सिर्फ सिस्टम बना देने से जस्टिस नहीं हो जाएगा। जैसे कि बढ़िया हमने कोर्ट बना दिया, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, दैट इटसेल्फ विल नॉट गारंटी और डिलीवर जस्टिस इन सोसाइटी। सिर्फ नीति ला देने से जस्टिस नहीं आएगा समाज में। one has to make people capable also, so that people might benefit or ensure justice from the given system. So niti is an institutional mechanism, while nyaya is the आउटकम फॉर्म ऑफ जस्टिस। तो जैसे कि आपने एक मूवी देखी होगी जय भीम, अगर आपने देखी हो तो, अब वहां पे वो दिखाया है स्नेक कैचर ट्राइब्स को, इरुलर ट्राइब्स को ऑफ आई थिंक तमिलनाडु। तो कैसे ये लोगों को हैरास किया गया है बाय एडमिनिस्ट्रेशन, बट दीज पीपल वे आर नॉट एबल टू अवेल द बेनिफिट्स ऑफ लॉ डिस्पाइट बीइंग entire judicial system in our country for poor people. So that itself tells कि only setting up नीति यानी कि institutions is not going to ensure justice. One has to make people capable also of availing such justice. उसी को कहा गया है न्याय। और मैं इसको समराइज कर देता हूं। गरीबी जो है वो मैटर ऑफ चॉइस नहीं है, इट्स एन इम्पोज्ड आइडिया ओवर एन इंडिविजुअल। और गरीबी को दूर करना किसी भी सोसाइटी का एक इंपॉर्टेंट गोल होना चाहिए, तभी जाकर के वो सोसाइटी अपने आप को जस्ट या फेयर कह सकता है। लेकिन वेलफेयर अप्रोच जो है काफी लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग है गरीबी को एड्रेस करने का। इससे पूरी तरह से गरीबी खत्म भी नहीं होती है, गरीबी जो है सस्टेन होती है, एंड इट इज जस्ट फोकसिंग ऑन द वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन एंड दैट टू इन ए लिटिल मैनर और इन ए पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट ओनली। तो वेलफेयर अप्रोच से तो गरीबी कभी खत्म भी नहीं होगी, और गरीबी जो है वो सस्टेन होगी। कैपेसिटी बिल्डिंग अप्रोच से काफी हद तक गरीबी जो है गरीबों और अमीरों के बीच में थोड़ा बहुत अंतर कम हो सकता है, वेयर पुअर पीपल ऑल्सो माइट गेट एन अपॉर्चुनिटी टू डू समथिंग फॉर देयर ओन इन देयर लाइफ। बट कैपेसिटी बिल्डिंग अप्रोच इज ऑल्सो इंश्योरिंग जस्टिस ओनली इन इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट। हम लोग को ओवरऑल समाज को जस्ट ग्राउंड्स पे रीस्ट्रक्चर करना होगा, and we will have to make our police system, administration, judiciary, education institution, health institution more accessible to the poor, and then that will be the real cure to poverty. The opposite of poverty is not wealth or wealth distribution, but making the society overall just and fair. And this is how this quote also becomes pertinent in this case. A society that has more justice is a society that needs less charity. अगर किसी समाज में पूरी तरह से जस्टिस है तो फिर वहां पे चैरिटी की कोई जरूरत नहीं है। अभी जिन स्टूडेंट्स को मैंने एथिक्स में फिलोसोफर्स पढ़ाया है, वहां पे आई होप आपको याद आ रहा होगा डॉर्किन, रॉल्स, अमर्त्य सेन और थॉमस पिकेटी का ये डिबेट। कैसे डॉर्किन कहते हैं कि इक्वालिटी जो है वो एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में होता है, अदरवाइज इक्वालिटी विल लिमिट लिबर्टी। हाउ ही लेड बेसिस फॉर अवॉइडिंग proportional taxes and all. फिर Rawls justifies the concept of welfare state. Amartya Sen criticizes Rawls for laying a system of welfare state which propounds inequality over a period of time. I just hope ये वाली बातें जो डॉर्किन, रॉल्स, अमर्त्य सेन एंड थॉमस पिकेटी का जो डिबेट है, ये आई जस्ट होप कि स्टूडेंट जिन्होंने मेरे साथ फिलोसोफर्स पढ़ा हुआ है, वेस्टर्न फिलोसोफर्स, वो उससे रिलेट कर पाएंगे। तो अगर आप समझ पाओ तो इन तीनों चारों का जो डिबेट है वो भी लिख सकते हो आप इस पर्टिकुलर essay में। द अपोजिट ऑफ पॉवर्टी इज नॉट वेल्थ बट जस्टिस। इट वाज अ कॉम्प्लेक्स टॉपिक, आई एक्सेप्ट, बट आई जस्ट होप कि आपको कुछ समझ आया। आप मुझे बताइए कि इस टॉपिक को मैं कुछ समझा पाया कि नहीं। मुझे लग रहा है नहीं रहा है कि जो बिल्कुल नए स्टूडेंट्स होंगे वो समझ पाए होंगे। येट लेट मी नो। द नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट multipolar world. This topic is important from our syllabus GS paper 2 international relations point of view. मल्टीपोलर वर्ल्ड, उसको समझने से पहले जरा समझते हैं यूनिपोलर वर्ल्ड, बाईपोलर, मल्टीपोलर वर्ल्ड होता क्या। तो वैसे तो नाम से ही आपको समझ आ रहा है, यूनिपोलर वर्ल्ड वेयर द ग्लोबल ऑर्डर इज डोमिनेटेड बाय वन सिंगल हेजेमनिक पावर। बाईपोलर वेयर द ग्लोबल ऑर्डर इज डोमिनेटेड बाय टू power blocks. In multipolar world where there are several regional powers and the power is distributed among these regional powers. अगर वर्ल्ड की बात की जाए, वर्ल्ड ऑर्डर की, तो बाय द एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर टू, जैसे वर्ल्ड वॉर टू खत्म हुआ, इट लेड टू बिगिनिंग ऑफ कोल्ड वॉर, एंड कोल्ड वॉर में देयर वर टू मेजर पावर ब्लॉक्स, यूएस एंड यूएसएसआर ब्लॉक। So you can say कि from 1945 to 1991 the world was in the phase of bipolar world. यूएस और यूएसएसआर के बीच में द ग्लोबल पावर डायनेमिक्स वर डिवाइडेड। Then 1991 में disintegration of USSR and US emerged as the hegemonic power
of global order. So 1991 onwards, the world became unipolar, singularly dominated by US. लेकिन फिर with the beginning of 21st century, emergence of China as a major superpower and competitor to the US hegemony. उसके अलावा other countries like Brazil, India, South Africa, they are also looking for their own space in global order. So it can be claimed कि 21st century की जो beginning है, that is an era of multipolar world order with two major power center. ऐसा कुछ कहा जा सकता है. China and US are the two major power center. So overall, it is a multipolar world order with countries like India, Brazil, Russia also emerging and establishing their own separate identity and influence in global order. अभी चाइना की अगर जहां तक बात की जाए तो it is the China's rise and assertion of its power that has been the basis for or one of the major determinant in India's foreign policy. देखिए, चाइना का राइज 21st सेंचुरी में उसने यूएस को एक थ्रेट दिया है कि यूएस की जो हेजेमनी है ग्लोबल ऑर्डर में, जो डोमिनेंस है ग्लोबल ऑर्डर में, दैट माइट बी चैलेंज्ड बाय चाइना ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. और यही कारण है कि इन द 21st सेंचुरी यूएस हैज बीन ट्राइंग टू हैव मोर एंड मोर क्लोज कन्वर्जेंस और अलायंस विथ इंडिया, क्योंकि यूएस चाहता है कि इंडिया के साथ वो अपनी अलाइनमेंट को स्ट्रॉन्ग करे ताकि हम लोग मिल करके चाइना को काउंटर कर पाए. और मिल करके क्या, चाइना को काउंटर करने में, रिस्ट्रिक्ट करने में इंडिया को आगे कर दे, जिससे इंडिया के डैमेजेस ज्यादा हो. दैट इज नोन एज बेट एंड ब्लीड पॉलिसी ऑफ यूएस दैट विल बी सीइंग लेटर ऑन. तो ये है यूएस की पॉलिसी. तो मल्टीपोलर ऑर्डर है. इंडिया ऑल्सो इज एन इंडिपेंडेंट प्लेयर, मेजर प्लेयर, एंड दैट इज वाई यूएस वांट्स टू अलाइन विथ चाइना, इंडिया इन ऑर्डर टू काउंटर चाइना. अब देखिए कई सारे कन्वर्जेंस हुए हैं इंडिया और यूएस के बीच में 21st सेंचुरी, एंड यू माइट बी अंडरस्टैंड कि इन सारे कन्वर्जेंस के पीछे चाइना इज द मेजर फैक्टर. फॉर एग्जांपल 2008 में इंडिया यूएस न्यूक्लियर डील साइन हुआ. ये वही यूएस है जिसने 1974 में जब हमने ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा किया था तो हमारे ऊपर ट्रेड सैंक्शंस लगाए थे. आज ये यही यूएस है जिसने इंडिया यूएस न्यूक्लियर डील साइन करके हमें न्यूक्लियर मटेरियल या टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करने के लिए तमाम एग्जेम्पशंस दिलवाए हैं पूरे दुनिया भर में. यूएस और इंडिया ने कई सारे डिफेंस पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन किए हैं सिंस 2010. एक बेसिक एग्रीमेंट हमने साइन किया था 2005 में, डिफेंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट, जिसको अपग्रेड किया हमने डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड ट्रेड इनिशिएटिव में 2015 में. 2016 में यूएस डिक्लेयर्ड इंडिया एज मेजर डिफेंस पार्टनर. 2018 में इट गेव अस HTA1 टैग that allows India to import all high-tech dual-use technologies from US to India. क्वाड ग्रुप बनाया यूएस लेड. मालाबार एक्सरसाइज, नेवल एक्सरसाइज इंडिया करता है यूएस जापान के साथ मिल करके. नाउ ऑस्ट्रेलिया हैज आल्सो जॉइंट इट. बिल्कुल हाल फिलहाल में यूएस हैज साइंड अ $3 billion डील विथ इंडिया फॉर हाई ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस अनमैन्ड एयर व्हीकल्स के लिए. तो ये सब तमाम जो सिक्योरिटी या डिफेंस एग्रीमेंट्स इंडिया और यूएस के बीच में हो रहे हैं, इन सब के पीछे एक मेजर फैक्टर है चाइना. और इन सब के पीछे एक बड़ा गोल है यूएस का कि वो वापस से अपनी जो यूनिपोलर ऑर्डर है उसको लेकर के आए, जो अनचैलेंज जो उसकी सुप्रीमेसी थी 1991 से लेकर के 2001 तक में, वो वापस लेकर के आए. उसके लिए वो चाहता है कि इंडिया एंड चाइना शुड कन्फ्रंट ईच अदर एंड बोथ शुड लिमिट देयर ओन इन्फ्लुएंस सो दैट वापस से वर्ल्ड जो है यूनिपोलर बन जाए. तो इसको कहा गया है यूएस की बेट एंड ब्लीड पॉलिसी. इंडिया को चढ़ा दो, चाइना के साथ लड़ा दो, और दोनों फिर एक दूसरे के इन्फ्लुएंस को काउंटर करें ताकि यूएस की डोमिनेंस वापस से बरकरार रहे. सो दिस बेट एंड ब्लीड पॉलिसी ऑफ द यूएस is well known to India, and that is why India tries to maintain a balanced relationship between चाइना एंड यूएस. एक तरफ हम लोग यूएस के साथ क्वाड ग्रुप में हैं, यूएस के साथ I2U2 ग्रुप बनाया है, तो दूसरी तरफ हमने चाइना के साथ SCO या ब्रिक्स में है. बिकॉज इंडिया नोज यूएस गेम प्लान. So there is nothing like anyone is friend or enemy. In global order, no one is friend or no one is enemy. The only thing that matters in global order is own national interest. For that is the reason why India does not want strong China, of course, because any strong China will force, you see, India to have some threat on its border. But at the same time, India does not want very weak China.
क्योंकि अगर चाइना बहुत कमजोर हो गया देन वर्ल्ड ऑर्डर विल अगेन बिकम वेरी वेरी डोमिनेटेड बाय द यूएस, इट विल बिकम यूनिपोलर। तो भारत का गोल क्या है आपको मैं बता दूं, भारत का गोल है वो ग्लोबल ऑर्डर को लेकर के कि इट शुड बी अ मल्टीपोलर वर्ल्ड, जिसमें अलग अलग कंट्रीज अपने अपने स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस को एंजॉय करे, बट देयर शुड बी नो सिंगुलर यूनी पावर, देयर शुड बी नो यूनिपोलर वर्ल्ड और बाइपोलर वर्ल्ड। तो इसीलिए यूएस चाहे हमें कितना भी चढ़ाए कि चाइना से लड़ जाओ, हम लोग नहीं लड़ेंगे, एंड वी विल मेंटेन आवर ओन ऑटोनॉमी एंड अ बैलेंस्ड रिलेशनशिप विद चाइना, बिकॉज इंडिया डज नॉट वांट वेरी वीक चाइना, इंडिया also does not want very strong China. India wants a relatively strong China who can counter और चैलेंज द यूएस हेजेमनी इन ग्लोबल ऑर्डर, ताकि भारत का जो ओवरऑल गोल है मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर, जिसमें इंडिया भी अपना एक पोजीशन बनाए रखे, वो हम रियलाइज कर पाए। तो इसी को नाम दिया गया है सॉफ्ट बैलेंसिंग इन इंटरनेशनल रिलेशंस। सॉफ्ट बैलेंसिंग, देखिए हार्ड बैलेंसिंग होता है जब एक कंट्री दूसरे कंट्री से डायरेक्ट कन्फ्रंट करे और उसको थ्रेटन करे, चैलेंज करे, जबकि सॉफ्ट बैलेंसिंग होता है व्हेन ए कंट्री डज नॉट टेक ए क्लियर कट स्टैंड अगेंस्ट अदर कंट्रीज एंड इट डज नॉट ओपनली एक्सप्रेस कि व्हाट आर इट्स लॉन्ग टर्म इंटेंशंस। तो इंडिया इज सॉफ्ट बैलेंसिंग बिटवीन यूएस एंड चाइना बिकॉज इंडिया वांट्स टू हैव अ मल्टीपोलर ग्लोबल ऑर्डर। एंड व्हाई वी वांट टू हैव अ मल्टीपोलर ग्लोबल ऑर्डर, then only India will be able to protect its own strategic autonomy and manage or maintain its national interest, because in international relations no one is permanent friend or permanent enemy. Only when there is a multipolar order, then every country including countries like India will be able to manage or maneuver their own national interest in global order. When there is unipolar or bipolar world order, then world countries in general are dictated to follow the guidelines of the superpower. That happened during the Cold War. India somehow managed to follow NAM, but with a lot of difficulties. India does not want similar situation now. So we want a multipolar world. मौजूदा जो वर्ल्ड है वो मल्टीपोलर है, बट विथ टू मेन पावर सेंटर्स यूएस एंड चाइना। इंडिया वांट्स टू dilute these power centers also, and that is why India is having a soft balancing between China and US. On one side we are aligning with China at SCO BRICS, then on the other side we are aligning with US on I2 U2 and Quad also. We clearly understand US bait and beat policy, and we are not going to be a victim of that. The next article is about provisions of Nari Shakti वंदन अधिनियम 2023। तो ये वही है विमेन रिजर्वेशन बिल। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फॉर सिलेबस जीएस पेपर टू गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू। तो इससे रिलेटेड एकदम स्पेसिफिक पॉइंट्स मैंने कराए नहीं थे, मैंने बस बताया था कि विमेन रिजर्वेशन बिल पास होगा तो उससे क्या क्या चीजें होंगी। अब कुछ स्पेसिफिक प्रोविजन देख लेते हैं। अब ये बिल पास हो चुका है, कानून बन चुका है, प्रेसिडेंट जी के साइन करने के बाद अब ये कानून बन जाएगा, लेकिन कैसे इंप्लीमेंट होगा वो जरा देखेंगे। तो इस विमेन रिजर्वेशन बिल की मदद से 3 नए आर्टिकल्स कम से कम संविधान में इंपॉर्टेंट इंसर्ट किए गए हैं। आर्टिकल 330 ए विच प्रोवाइड्स 33% रिजर्वेशन फॉर विमेन इन लोकसभा, आर्टिकल 332 ए विच प्रोवाइड्स 33% रिजर्वेशन फॉर विमेन इन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, एंड आर्टिकल 239 ए विच प्रोवाइड्स रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर विमेन इन लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। तो दिल्ली के अंदर भी विमेन के लिए सीटों में रिजर्वेशन दिया जाएगा आज पर दिस न्यू प्रोविजन और न्यू लॉ। सब रिजर्वेशन तो विमेन के लिए 33% रिजर्वेशन है ही, लेकिन उसके अंदर SC ST विमेन के लिए रिजर्वेशन होगा, बट OBC विमेन के लिए कोई अलग से रिजर्वेशन नहीं है। ये जो कानून है 15 साल के लिए लाया गया है फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ एक्ट, लेकिन उसके आगे अगर जरूरत पड़ेगी तो फिर फर्दर एक्सटेंड किया जाएगा। इन्फोर्समेंट, द लॉ विल बी इम्प्लीमेंटेड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ डीलिमिटेशन प्रोसेस। तो डीलिमिटेशन प्रोसेस होने वाला है 2026 में, उसके बाद ही ये कानून इंप्लीमेंट हो पाएगा। तो आप मान के चलिए 2027 से ही ये कानून इंप्लीमेंट हो पाएगा। यही सारी बातें यहाँ लिख करके मैंने दी हैं अबाउट न्यू आर्टिकल्स, सब रिजर्वेशन, ड्यूरेशन एंड इंप्लीमेंटेशन। यू विल हैव टू मग दिस अप, स्पेशली द आर्टिकल्स। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेंड दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट सुसाइड्स। तो ये एथिक्स एंड इंटीग्रिटी पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, ऐसे में भी काम आ सकता है। सुसाइड से रिलेटेड कुछ डेटा, क्योंकि मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर से रिलेटेड यूपीएससी अक्सर या आईपीएससी सवाल पूछते रहते हैं। तो मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर का एक एक्सट्रीम फिर आउटकम होता है सुसाइड। तो कुछ डेटा है वर्ल्ड से रिलेटेड, वर्ल्ड सुसाइड से रिलेटेड, जैसे फॉर every 40 seconds someone in the world dies by suicide, and globally suicide is the second leading cause of death among 15 to 29 years old.
इंडिया अकाउंट्स फॉर 17% ऑफ वर्ल्ड सुसाइड। अब ये डाटा इतना भी खतरनाक नहीं है, क्योंकि चलिए दुनिया का लगभग 17-18% पॉपुलेशन हमारे पास है, तो दुनिया का लगभग 17% सुसाइड हमारे देश में हो रहा है, चलिए प्रोपोर्शन में है। लेकिन अब एक इससे भी ज्यादा खतरनाक बात आपको यहाँ दिखेगी कि इंडिया अकाउंट्स फॉर 40% ऑफ द वर्ल्ड सुसाइड अमंगस्ट वीमेन। दैट सेज कि द स्टेटस ऑफ वीमेन इन इंडिया इज बैड, पुअर। सुसाइड रेट्स हमारे देश में विमेन के केस में डिस्प्रोपोर्शनेटली हाइयर हैं। दैट इंडिकेट्स दैट सिचुएशन और कंडीशन is not in favor or interest of women in India. Depression is main reason after about except that sense of worthlessness, ruthless competition, love related depression are some major causes behind suicide rates high in India. तो क्या क्या मेन फैक्टर्स हैं सुसाइड के पीछे? मॉडर्न लाइफस्टाइल। लुक, मॉडर्न लाइफस्टाइल में excessive use of social media that is becoming the basis for mental health disorder. Mental health disorder is happening from social media for several reasons. एक तो स्लीप पैटर्न खराब हो जाता है, मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर हो जाता है, सोचने की जो कैपेबिलिटीज हैं वो खराब होती हैं। लेकिन एक और कारण है सोशल मीडिया से मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर होने का, वो है कैट फिशिंग। और कैट फिशिंग मतलब टू शो सम योरसेल्फ एज समवन दैट इज नॉट रियली इन एग्जिस्टेंस। अपने आप को कुछ ऐसा दिखाते हैं लोग जो सच्चाई में होते नहीं है। कोई कभी दिखा रहे हैं कि लंदन घूम रहे हैं, कभी डेनमार्क में घूम रहे हैं। बहुत बार लोग ऐसा भी करते हैं कि फोटोशॉप करके फोटोज डालते हैं। कुछ लोगों का पर्पस ही है कि सोशल मीडिया पे अपने आप को काफी कूल और अच्छा दिखाना। So that phenomena is known as catfishing, and such kind of catfishing being done by everyone gives a sense of relative poverty amongst many individuals। कह रहे यार मैं तो यहीं बैठा हूँ, ये लोग देखो कहाँ कहाँ घूम करके आ गए, क्या क्या कर रहे हैं। And that catfishing sometimes becomes the basis of sense of relative poverty, कि मैं कितना गरीब हूँ, पिछड़ गया अपने जीवन में। That leads to sense of mental frustration and depression that sometimes leads to extreme steps like suicide. So one such case was seen in UK where a 17-year-old schoolgirl committed suicide. And when exact reason was unearthed about her suicide, then it was found that it is the social media that has to be blamed, because social media kept on suggesting her in one way or the other many depressing websites. तो इसके बाद से यूके सरकार ने एक इस तरह का कानून पास किया है, यूके ऑनलाइन सेफ्टी बिल, दैट इम्पोजेज ड्यूटी ऑफ केयर ऑन सोशल मीडिया कंपनी। यानी कि सोशल मीडिया कंपनी की अब जिम्मेदारी होगी कि इस तरीके के जो डिप्रेसिंग आर्टिकल्स हैं, जो यंगस्टर्स को मेंटली डिस्टर्ब कर सकते हैं, उनको सुसाइड की तरफ इंक्लाइन कर सकते हैं, इस तरह के आर्टिकल्स को, इस तरह के कंटेंट को फिल्टर आउट करें। दैट इज ड्यूटी ऑफ केयर ऑन सोशल मीडिया कंपनीज, जो यूके में लाया गया है, भारत में भी लाया जाना चाहिए, गिवन द हाई इंसिडेंसेज ऑफ सोशल मीडिया रिलेटेड मेंटल डिसऑर्डर लीडिंग टू सुसाइड। उसके अलावा देखिए, सुसाइड के पीछे दूसरा बड़ा कारण है सोशल स्टिग्मा एंड डिस्क्रिमिनेशन। होता क्या है कि अगर हम फिजिकल तौर पे बीमार हैं, किसी को सर्दी खांसी जुकाम है, तो हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं और ये काफी आम बात है। लेकिन अगर कोई मेंटल तौर पे थोड़ा भी स्ट्रगल कर रहा है, तो वो डॉक्टर से नहीं मिलना चाहता बिकॉज ऑफ स्टिग्मा इन द सोसाइटी, क्योंकि उसको डर लगता है कि लोग मुझे पागल डिक्लेयर कर देंगे। पागल सब स्टिग्मेटाइज्ड टर्म है हमारे समाज में, एंड दैट इज वाई इवन दोज हु नीड सम मेंटल हेल्थ सपोर्ट, they need some psychiatric support, they don't want or they don't take it because they believe that they will be stigmatized, and that is why poor mental health condition prevails that ultimately forces an individual to commit suicide sometimes। उसके अलावा काफी सारे अदर प्रॉब्लम्स तो हैं ही। करियर ड्रिवन माइंडसेट ऑफ पेरेंट्स, पेरेंट्स अनड्यू प्रेशर बनाते हैं। आप लोग भी बेवजह का पेरेंट्स की बातों पे प्रेशर में मत आइएगा। देखिए, पेरेंट्स आपका भला चाहते हैं, इसलिए वो आप पे दबाव बनाते हैं, सोचते हैं कि आप पढ़ लिख करके और अच्छा बने ताकि आप जीवन में अच्छा करें। लेकिन उस चक्कर में कभी कभार प्रेशर जो है वो काफी ज्यादा हो जाता है और आप लोग हैंडल नहीं कर पाते हैं। तो ऐसा समझिए कि पेरेंट्स आपको बस बोल रहे हैं ऊपर ऊपर से, दे डू नॉट एक्चुअली मीन दोज हार्श आइडियाज। एक्सटेंसिव यूज ऑफ स्मार्टफोन्स, ऑफ कोर्स इट disturbed sleep pattern and demographic determinants like gender inequality। I told you women related problems ज्यादा है हमारे देश में, that is why women related suicides भी ज्यादा है। अगर ऐसे एथिक्स में मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर और सुसाइड के केसेस पे प्रश्न आता है, तो आपको कुछ इस तरीके से कंक्लूड करना चाहिए। जस्ट एन आइडिया दैट आई एम गिविंग कि ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ टू डायमेंशंस, मैटर एंड सोल। जैसे कि ये तो रोबोट है, इसमें सिर्फ मैटर है, इसमें जो भी डेटा है वो आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट है, बाहर से फीड किया हुआ है। लेकिन वी आर मेड अप ऑफ टू डायमेंशंस, मैटर एंड सोल। और जैसे हम बॉडी का ध्यान रखते हैं, अच्छा अच्छा खाना खिलाते हैं, इसको एक्सरसाइज कराते हैं, तो वी कीप केयर ऑफ आवर बॉडी, सिमिलरली वी नीड टू कीप केयर ऑफ आवर सोल ऑल्सो।
So soul also has to be taken care of. It also has to be fed with good thoughts. Also, it also has to be nurtured. The way we clean our body, wash it on daily basis. Similarly, we need to clean our soul also. Otherwise, because of the lack of awareness about keeping it right, managing our soul or intellectual aspect right, we fail to keep the care or take care of our intellectual aspect, and that leads to sometimes mental problems, mental health issues, एंड समटाइम्स इट मेक्स अस सुसाइडल। तो इस तरह का एक प्रश्न आया था पहले यूपीएससी में। आज आपको प्रैक्टिस के तौर पे ये सवाल अटेम्प्ट करना है कि वी आर व्हाट आवर थॉट्स हैव मेड अस, सो टेक केयर ऑफ व्हाट यू थिंक, वर्ड्स आर सेकेंडरी, थॉट्स लिव, दे ट्रैवल फार। मुद्दा ये है कि हम अच्छा अच्छा खाते हैं, वो हमारे शरीर का स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए, वैसे ही हमें अच्छा अच्छा सोचना है, क्योंकि अगर हम बुरा सोचेंगे, जेलस फील करेंगे, लोगों के लिए हेट्रेडनेस रखेंगे, तो दीज आर toxic food that we are giving to our soul, and that will make us diseased, mentally diseased, and that will lead to many mental health disorders। ऐसा कुछ इस कोट को एक्सप्लेन करते हुए आपको लिखना है। द नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट विश्वनाथ घाट। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 5 असम टॉपिक्स पॉइंट ऑफ व्यू। तो विश्वनाथ घाट has been selected as best tourism village of India for 2023। इट इज लोकेटेड एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ बुरी गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर। यहाँ पे लगभग 27 अलग अलग तरह के देवालियाज हैं, which makes this place a very important religious place and has a high potential for rural tourism। एक और बात जो आपको पीटी पर्सपेक्टिव से याद रखनी है कि ऑन द थर्ड डे ऑफ बोहाग बिहू फेस्टिवल अ मेला नेम्ड गोसाई उत्सव इज हेल्ड हियर। तो अब इस साल चूंकि विश्वनाथ घाट न्यूज में आ गया है, तो इससे रिलेटेड कुछ भी प्रश्न पूछा जा सकता है, तो ये वाला गोसाई उत्सव भी आप याद रखिएगा। कल जो आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था हमने, उसका आंसर प्रिविलेज मोशन प्रेजेंट्स रॉन्ग फैक्ट एंड रिस्ट्रिक्टेड फैक्ट। एमएसएमई से रिलेटेड करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। ये जो प्रश्न दिया था मैंने, ट्रेस द राइज ऑफ भक्ति मूवमेंट, डिस्कस इट्स नेचर विथ रेफरेंस टू द्वैतवाद एंड अद्वैतवाद। ये प्रश्न का जब मैं आंसर चेक कर रहा था कुछ स्टूडेंट्स का, तो आई फाउंड कि मेनी ऑफ यू वर स्ट्रगलिंग, इसीलिए मैंने इसका आंसर लिख करके दे दिया है। देखिए, ये आंसर मैंने इसलिए लिख करके दिया ताकि आपको कुछ कुछ बातें पता चल सके। हर बार कोई जरूरी नहीं है कि सवाल का जो पहला पार्ट है उसको पहले ही लिखा जाए और दूसरा पार्ट को उसके बाद ही लिखा जाए। कभी कभार आप थोड़ा सा रीस्ट्रक्चर भी कर सकते हैं ताकि आपका जवाब जो है वो लॉजिकली फ्लो करे, आपका आंसर थोड़ा सा एक लॉजिकल लगे, ऑर्गेनिक लगे। तो इस ये वैसा सवाल है जहां पे आपको पहले अद्वैतवाद और द्वैतवाद लिखना चाहिए। अब इसमें भी आप सोचिए, पहले द्वैतवाद लिखा है फिर अद्वैतवाद लिखा है, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि पहले द्वैतवाद बताएंगे फिर अद्वैतवाद बताएंगे, क्योंकि लॉजिकली तो या क्रोनोलॉजिकली तो पहले अद्वैतवाद आया है फिर द्वैतवाद आया है, और द्वैतवाद हैड लेड स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन फॉर भक्ति मूवमेंट। सो नेचुरली जो मेरे दिमाग में आता है कि सवाल भले ऐसा है, लेकिन नेचुरली मेरे दिमाग में आता है कि पहले हम लोग वेदांत फिलोसफी के बारे में लिख देंगे। इट इज कंसिडर्ड एज फाउंटेन हेड ऑफ हिंदू फिलोसफी। इसके कुछ इंपॉर्टेंट डिक्टम्स हैं, जैसे ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वम असि। Due to dogmatic interpretations of those dictums in several Puranas, Hinduism had lost its relevance to rising philosophies like Buddhism and Jainism for about 1000 years, from 5th BC to 8th AD। And then you write that Shankaracharya in 8th century AD popularized the philosophical interpretation of Vedanta dictum in his philosophy of Advaitavad Vedanta। तो naturally पहले वेदांता की बात करेंगे तो उसमें अद्वैतवाद वेदांत पहले आएगा। नॉन ड्यूअलिज्म, अल्टीमेट रियलिटी इज ब्रह्म या गॉड, जगत दैट इज मटेरियल वर्ल्ड इज क्रिएटेड बाय ब्रह्म हिमसेल्फ, जब ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। लिविंग बींग्स आर नोन एज जीव, जैसे हम लोग सब क्या हैं, जीव हैं, वो आर एसेंशियली ब्रह्म इटसेल्फ, तो हम लोग भी ब्रह्म का हिस्सा ही हैं, नॉन ड्यूअल है, वी आर वन और द सेम, इसी को कहा गया है अद्वैतवाद। एंड रियलाइजेशन ऑफ आवर यूनिटी विद ब्रह्म, हमने अगर ये बात को रियलाइज कर लिया कि हम ब्रह्म हैं तो वही होगा मोक्ष, क्योंकि अगर हमने रियलाइज कर लिया कि हम सब ब्रह्म का हिस्सा हैं, तो आपस में जेलस होना, एक दूसरे के लिए हेटरेट होना, कॉम्पिटिटिव भावना रखना, एक दूसरे के लिए तमाम तरह की बुरी फीलिंग्स रखना, है सबसे हम ऊपर उठ जाएंगे, एंड दैट वुड बी मोक्ष इन दिस पर्टिकुलर वर्ल्ड इटसेल्फ। तो ये बातें लिखनी थी। मोक्ष का जो रास्ता है, दैट इज द रियलाइजेशन ऑफ यूनिटी विद ब्रह्म, कुड बी अटेन्ड थ्रू ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग और भक्ति मार्ग। तो ये था अद्वैतवाद। फिर आप कहेंगे कि लेटर ऑन मोर इंटरप्रिटेशंस ऑन वेदांता लेड टू अदर ट्रेंड्स विद इट, फॉर एग्जांपल द्वैतवाद, एंड द्वैतवाद वाज प्रोपाउंडेड बाय माधवाचार्य, एम्फेसाइज्ड ऑन ड्यूअलिज्म, कि देखो जीव और ब्रह्म दोनों का नेचर एक जैसा है, दोनों जो है वो कॉन्शियस हैं, दोनों सच्चिदानंद यानी कि हाईएस्ट लेवल ऑफ स्पिरिचुअलिटी हैं, लेकिन जीव इज नॉट एग्जैक्टली ब्रह्म, इट इज टाइप ऑफ ब्रह्म बट इट इज नॉट एग्जैक्टली ब्रह्म। ये है द्वैतवाद जो माधवाचार्य जी ने प्रमोट किया, कि जीव हैज कॉन्शियसनेस सिमिलर टू ब्रह्म बट हैज सेपरेट एग्जिस्टेंस फ्रॉम ब्रह्म।
तो द्वैतवाद हेवली एम्फेसाइज्ड ऑन भक्ति मार्ग। तो माधवचार्य जी ने भक्ति मार्ग पे बहुत ज्यादा इंफेसाइज किया कि अगर मोक्ष चाहिए तो हमें ब्रह्म की भक्ति करनी होगी, क्योंकि हम लोग ब्रह्म तो है नहीं, वी आर डिफरेंट, बट वी हैव कॉन्सियसनेस लाइक ब्रह्म। सो इफ यू डू भक्ति देन वी कैन गेट और अटेन मोक्ष। तो माधवचार्य जी ने भक्ति मार्ग को काफी ज्यादा पॉपुलराइज किया, जबकि अद्वैतवाद में भक्तिज्म को बहुत ज्यादा पॉपुलराइज नहीं किया गया था। और यहां से फिर आप सवाल के पहले पार्ट में जाएंगे। माधवचार्य जी अद्वैतवाद पहले कहा, फिर द्वैतवाद बताया, यहां से आपने कहा कि इसमें भक्ति पे बहुत ज्यादा इंफेसिस था, और फिर आप कहेंगे इसने स्ट्रॉन्ग बेसिस ले डाउन किया फॉर भक्ति मूवमेंट इन इंडिया। और फिर आप बताएंगे कि देखिए भक्ति मूवमेंट तो इंडिया में 7th century एडी में ही स्टार्ट हो गया था बाय नयनार्स एंड अलवर्स इन साउथ इंडिया, लेकिन ये काफी प्रोमिनेंट हुआ 15th century में जाकर के इन वेस्ट बाय मीराबाई नरसिंह मेहता, इन नॉर्थ इंडिया बाय सूरदास रामदास एंड कबीर, इन नॉर्थ ईस्ट बाय श्रीमद शंकर देव। 15th century में जाकर के इसलिए पॉपुलर हुआ बिकॉज 13th 14th century में जो द्वैतवाद था इट लेड ए स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन फॉर भक्तिज्म। तो इस तरीके से आपने पहले अद्वैतवाद बताया, फिर द्वैतवाद बताया, यहां से आपने भक्ति का इंपॉर्टेंस बताया कि इसमें काफी ज्यादा भक्ति पे एम्फेसिस किया गया, इसी कारण से भक्ति मूवमेंट इंडिया में प्रोमिनेंट हुआ। शुरू हुआ था तो 7th 8th century एडी में ही, लेकिन पिकअप किया 14th 15th century में बिकॉज ऑफ द्वैतवाद। एंड दैट इज हाउ यू मेक दिस डायग्राम एंड देन यू कैन कंक्लूड बाय गिविंग सम बेसिक आइडिया। इस तरीके से आंसर लिख सकते हैं। आई न्यू दैट दिस इज difficult question to address. With this answer, I just wanted to convey a message that for maintaining a logical flow in your answer, sometimes you can change the sequence of the question that has been asked just in order to maintain logical and chronological flow. Thanks for watching.